नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रबंधकीय समिति 2021-22 का निर्वाचन रविवार 14 मार्च होने जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार रानीगंज लायंस मार्ग स्थित एक भवन में टीआरपी ग्रुप ने अपने प्रचार प्रसार के लिए एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में अपने विशिष्ट स्थान रखने वाले रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रबंधकीय समिति 2021-22 का निर्वाचन रविवार 14 मार्च को होने जा रही है। बीती बार की तरह इस बार भी इस चुनाव में टीआरपी ग्रुप एवं रानीगंज व्यावसायिक कम्युनिटी चुनाव लड़ रही है। शनिवार रानीगंज लायंस अस्पताल मार्ग स्थित एक भवन में टीआरपी ग्रुप ने अपने प्रचार प्रसार के लिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित की थी, जिसमें टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवारों ने अपने अपने परिचय देते हुए कई उम्मीदवारों ने अपने मन के उद्गार व्यक्त किए। संवाददाता सम्मेलन के दौरान रानीगंज टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार पवन टंडन ने जिस रूप से टीआरपी व्यवसायियों के हित एवं विकास के कार्य कर रही है, उसके धारावाहिकता को बनाए रखने के लिए टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवारों को पुनः एक बार जीतना है। टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार विनोद गुप्ता ने कहा कि मेरी उम्र रिटायर होने की हो गई है। मैंने सोचा कि अब चेंबर से जुड़कर सेवा कार्य करूंगा, परंतु मुझे जिस प्रकार बेवजह मेरे ही जमीन के मामले में जबरदस्ती दखल कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है, इससे मैं काफी शर्माहत हूं। एवं इस अवसर पर टीआरपी ग्रुप के उम्मीदवार सुशील गनेरीवाल, महेश खेरिया, कमल लोहिया, आयुष शराफ, दिनेश प्रसाद गुप्ता, हरिलाल सोमानी, जगन्नाथ साव, कैलाश कुमार मोदी, परेश मंडल, राकेश कुमार कालोटिया, प्रशांत सरावगी, शशिकांत सतनालिका तथा अन्य सदस्यों ने अपना परिचय दिया। আর ছোটদের ভালোবাসা হৃদয় থেকে জানিয়ে আমি দু চারটা কথা বলতে চাই। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ধরুন ইলেকশনের জন্য ফর্ম কমপ্লিট করেছিলাম, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নানা কারণে আমাকে উইথড্র করতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতগুলো কথা বলি, যেমন ফুটবল খেলা হয় বা ক্রিকেট খেলা হয়। কি কারণে আপনাকে কি কারণে উইথড্র করতে হয়েছে? আপনাকে হাইজ্যাক করে নেওয়া হয়েছিল? না, এটা নয়। আমাকে অ্যাকচুয়ালি একটাই কারণে আমি উইথড্র করেছি। আমার সাথে সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেকটা মানুষের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। চেয়েছিল দুপক্ষই অ্যাকচুয়ালি আমি যেন তাদের সাথে থাকি। তো এমন একটা পজিশন হয়ে আছে এখন, কোনো একটা পক্ষকে তো আমি অ্যাকচুয়ালি করতে পারি না। তারপরেও আমি টিআরপি গ্রুপকে অন্য কিছু না ভীষণভাবে ভালোবাসি, বা টিআরপি গ্রুপকে সামনে থেকে আমি প্রচুর কাজ দেখেছি এই 2 বছরে। সন্দীপ ভালোডিয়া সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাইয়ের মতো, সেই হিসেবে ও যে সব কাজ করেছে টোটাল গ্রুপ। এই যেটা বলছিলাম যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হলে যেরকম 11 জন মিলে খেলতে হয়, ঠিক সেই রকমই আমাদের টিআরপি গ্রুপ সবাই মিলে দারুণভাবে কাজ করেছে। এটুকু আমি অন্তত বলতে পারি, সামনে থেকে দেখেছি বলে। যার জন্য আমি প্রতিটি আমাদের আরসিসির মেম্বারদিকে বলবো যে টোটাল টিআরপি গ্রুপকে আপনারা চুজ করুন, আর দেখুন যে আরো ভালো কাজ কি করে করা যায়। से रहा हूँ और इसके पिछले साल मैंने हेल्थ कमेटी का मैं चेयरमैन भी रहा हूँ, और मैंने जो भी सदस्य मेरे पास हेल्थ के लिए आया है, मैंने उसे अपने तरफ से पूरा सहयोग देके बहुत जितना संभव हो सका मैंने सभी का कार्य किया है। और अभी टीआरपी ग्रुप फिर से मेंबरशिप छोड़ने के बाद मैं ज्वाइन की थी, और अभी टीआरपी जो काम स्टार्ट किया, मैं मिस्टर सचिन का छोड़ा हुआ जहां पे वो छोड़े, लेट मी पिक अप द सेंटेंस फ्रॉम देयर। टीआरपी ने जो काम शुरू किया, जहां पे हर व्यवसायी कॉन्फिडेंस के साथ आरसीसी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंटर कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो है वो शेयर कर सकते हैं ओपनली फ्रीली कोई भी मेंबर के साथ, और उसका सॉल्यूशन भी उनको मिल जाता है। जो टीआरपी जो काम शुरू किया, वो काम को आगे ले जाने के लिए आपका सबका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स चाहिए। सो 3 cheers for TRP. Repeat. Repeat. रानीगंज वासियों और हमारे जो रानीगंज चैम्बर के मेंबर ने हम लोगों को टीआरपी को बहुमत दिया, लेकिन
बहुमत देने के बाद में ये पूरा वर्ष 2020-21 कोविड के भेंट चढ़ गया। उसके बाद भी हम लोगों ने काम किया, हमारे जितने एजुकेटिव मेंबर हैं सब यहाँ आते थे और पूरा काम किए। उसके चलते लगभग हम लोग कहेंगे कि हर एक मेंबर कोविड पॉजिटिव हुआ है, हर एक मेंबर कोविड पॉजिटिव हुआ है। और आप लोग जैसे पिछले साल हम लोग को जिताए थे वैसे फिर हम लोग को जिताए। हाँ, और हम लोग में क्या डिफरेंट है, देखिए एकदम डिफरेंट है। कोई भी एज मैचिंग भी बहुत माने रेयर है और कोई भी किसी का रिश्तेदार भी नहीं है और हम लोग मिलजुल के तालमेल बिठा के हम लोग काम करते हैं। आप लोग से सबसे अनुरोध है कि आप लोग टीआरपी को जैसे आगे जिताते आ रहे हैं वैसे ही जिताइए। धन्यवाद। আরসিসির সাথে যুক্ত টিআরপি গ্রুপের থ্রু দিয়ে আমরা অনেক রকম কাজ করেছি, অনেক রকম ক্যাম্প করেছি। সাধারণ মানুষকে অ্যাবাউট 300 সাধারণ ট্রেডার্সকে আমরা জয়েন করেছি যারা আমাদের কাজই, তারা আমাদের সাথে এখন এগিয়ে এসছে। এখন আরসিসি যেখানে আমরা আগে কল্পনাও করতে পারিনি যে সাধারণ আমরা ট্রেডার্সরা এরকম করে জয়েন করে কাজ করতে পারবো, আজ কিন্তু সেটা সফল হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। আপনাকে আরেকটা জিনিস জানাই যে ট্রেড লাইসেন্স যেটা প্রপার্টি ট্যাক্সের সাথে লিঙ্ক ছিল সেটা আমাদের প্রচেষ্টাতেই ডিলিং হয়েছে। তার জন্য পুরো আসানসোল এএমসি যত চেম্বার অফ কমার্স এবং যত ট্রেডার্স আছে তারা ভীষণভাবে লাভিত হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। শতাব্দী অধিকারী, টিআরপি গ্রুপ। And I tried to do whatever best I could do. But down the line, I had to leave the chamber because of very many internal conflicts. Very recently, about a year and a half back, I rejoined chamber, looking at the work of the wing of Sandeep Bharotia, and I am glad that I am part of the chamber once again. আমি আরেকটা কথা বলবো, মাত্র আরেকটা কথা বলবো। এই চেম্বার যেটা স্থাপিত হয়েছিল তাতে 20 জন ফাউন্ডার মেম্বার ছিলেন, লাইক 20 for almost till 2 years back, almost 2 years back, 19 জনকে একদম ঘুরানো হয়ে গিয়েছিল। মেম্বাররা জানতোই না কে কে ফাউন্ডার মেম্বার আছে, মাত্র একজনেরই নাম হতো। 4-5 বছর থেকে আরেকটা গোলক প্রথা আরম্ভ হয়েছিল যে মাত্র একজন ফাউন্ডার মেম্বারের আমাদের ডেথ অ্যানিভার্সারিতে চেম্বারে একটা ফাউন্ডার্স ডে মানানো হয়। তার সঙ্গে আরো 2 জনকে নেওয়া হয়েছে যারা ফাউন্ডার ছিল না, একজন তার মধ্যে মেম্বার ছিল না। This is a great insult to other founder, 19 other founder members. It is very people who have perpetrated this crime. It's a criminal offense. ঠিক আছে, এই থেকে বেশি আর কথা আমি বলবো না। আমার কাছে অনেক কথা আছে, অনেক মনে ব্যথাও আছে। 90% को एमएसएमई मोदी जी को समय कोरोना पीरियड में याद आ गया होगा। 13-14 महीना आगे जनवरी 2020 में कोई भी यहाँ पर 50% भी एमएसएमई का फुल फॉर्म नहीं जानता था, एमएसएमई के बारे में नहीं जानता था। उस टाइम में मैं एमएसएमई का चेयरमैन बन के दुर्गापुर में 9 दिन का कैंप लगा के 9 दिन में कम से कम 30 काउंटर और वेस्ट बंगाल के पार्टिसिपेट किए थे। आसनसोल जहाँ भी शिफ्ट करना था उनको चैम्बर की तरफ से हेल्प करी। एम्बुलेंस चैम्बर की तरफ से महीना 1.5 महीना के लिए मुहैया कराया गया और बाद बाकी टोटल चैम्बर का योगदान था। कोरोना पीरियड में बाहर के जितने भी यहाँ पर व्यक्ति पुलिस ने रोक के रखा था उनकी 2 महीना खाने की व्यवस्था कराया गया हम लोगों ने बस। और बाद बाकी काम तो बहुत है लेकिन टाइम लिमिटेड है, বেশি বলনা উচিত। আমাকে অ্যাকচুয়ালি একটাই কারণে আমি উইথড্র করেছি। আমার সাথে সত্যি কথা বলতে কি প্রত্যেকটা মানুষের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। চেয়েছিল দুপক্ষই অ্যাকচুয়ালি আমি যেন তাদের সাথে থাকি। তো এমন একটা পজিশন হয়ে আছে এখন, কোনো একটা পক্ষকেও আমি অ্যাকচুয়ালি করতে পারি না। তারপরেও আমি টিআরপি গ্রুপকে অন্য কিছু না ভীষণভাবে ভালোবাসি বা টিআরপি গ্রুপকে সামনে থেকে আমি প্রচুর কাজ দেখেছি এই 2 বছরে। সন্দীপ ভালোরিয়া সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাইয়ের মতো, সেই হিসেবে ও যে সব কাজ করেছে টোটাল গ্রুপ। এই যেটা বলছিলাম যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলা হলে যেরকম 11 জন মিলে খেলতে হয়, ঠিক সেই রকমই আমাদের টিআরপি গ্রুপ সবাই মিলে দারুণ ভাবে কাজ করেছে। এটুকু আমি অন্তত বলতে পারি সামনে থেকে দেখেছি বলে। যার জন্য আমি প্রতিটি আমাদের আরসিসির মেম্বারদেরকে বলবো যে টোটাল টিআরপি গ্রুপ কে আপনারা চুজ করুন। আর দেখুন যে
আরো ভালো কাজ কি করে করা যায়, আরো ভালো কাজ কি করে করা যায় সেটা আমার নিজস্ব বিশ্বাস তারা দেখিয়ে দেবে। मैं संदीप भालुकिया को बहुत दिनों से नहीं जानता था, लेकिन विगत कई वर्षों से मैंने देखा है और समझा है। कोरोना काल में उन्होंने मुझे बोला कि वित्तीय सहायता चाहिए, हर जगह राशन देना है, मास्क देना है, तो मैंने जो हो सका मैंने इनको सहयोग किया। लेकिन जो काम उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जो कि पिछले जितने सदस्य हैं उन्होंने बताया, जो नहीं है, मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि भाई जितने भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो टीआरपी ग्रुप को समर्थन दें और उनको अच्छे वोट से विजयी बनाएं। और ये बात है, ये भाई भतीजा बात ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके बाद ये नहीं चलना चाहिए। किसी भी नए कॉमर्स को नए युग की आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्रुप में है, इनफैक्ट रानीगंज चेंबर के भी बहुत सारे हमारे साथ हैं, लेकिन इस कमेटी की एक तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। चाहे वो मार्केटिंग टैक्स हो, जो कि सबसे बड़ा बर्निंग मुद्दा था हम लोग के शिल्पांचल का अभी भी है, उस मार्केटिंग टैक्स का जो मुद्दा को उठाने के लिए जिसने साहस किया तो वो है संदीप भालोटिया। आज तक किसी ने वो साहस नहीं किया। बड़े बड़े नेता खाली वादा करते गए, बड़े बड़े हमारे व्यवसायी वादा किए, लेकिन आज तक किसी ने वो मुद्दा सीएम के सामने उठाने का हिम्मत नहीं किया था। उस दिन से मैं फैन हूं संदीप भालोटिया की इस टीम का कि उनमें जोश और ताकत दोनों है। ये तो सबसे बड़ी बात। सेकंड, आज के दिन में जो ट्रेड लाइसेंस इशू जो इतने लोगों का सॉल्व हुआ, दैट वाज ड्यू टू रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। आज इन लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, ठीक है। उसके चलते आज एक जगह कैंप नहीं लग के 8 जगह कैंप लगा, 8 जगह कैंप लगा, 8000 व्यापारियों को फायदा हुआ। उसका श्रेय किसको जाता है? रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को। इसीलिए मैं विनती करता हूं सारे व्यवसायी को, आपस में कोई पर्सनल ग्रज नहीं कीजिए, जो सबसे बेस्ट काम करता हो उसको वोट दीजिए। इसके बोलते हुए कि आगे भी ये काम करता रहे। बातें बहुत होती हैं, बहुत से लोगों का भाई भतीजावाद के ऊपर ये रहता है। यहाँ पर जो भी शख्सियत है वो अपने आप में खुद ही शख्सियत है, वो अपनी काबिलियत के बल पर आप लोगों के आशीर्वाद को लेकर के और इस ग्रुप में आकर के काम करना चाहता है। मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत पहले से चैम्बर से जुड़ा हुआ हूँ, चैम्बर के गतिविधियों को मैं देखता था, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि ये युवा शक्ति होते हुए भी इन लोगों का जो काम करने का तरीका है, सबको लेकर के चलने का तरीका है, ये बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए इनको मौका मिलना ही चाहिए। हम क्यों बदले? इसलिए कि भाई भतीजा बात फिर से आ जाए, परिवर्तन हम इसलिए लाए कि जिनके यहाँ जाए तो उनको समय नहीं मिले काम करने के लिए, या हम परिवर्तन इसलिए लाए कि जो लोग आएंगे वो बड़े बड़े स्वानाम धन्य सेठ हैं, वो बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, इसलिए नहीं। चेंबर का हर एक प्रतिनिधि, हर एक व्यक्ति जहाँ आकर के अपने वैसे व्यक्तियों का समूह टीआरपी ग्रुप है, और इसलिए टीआरपी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं जो उम्मीदवार बने हैं, इन सबको आप विजयी बनाइए। आप देखिए, पवन कुमार टंडन सिविल इंजीनियर पेशे से, और मैं टीआरपी का एक प्रतियोगी हूँ और आपके सामने हूँ। आपको ये संक्षिप्त रूप में बता देना चाहता हूँ कि मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में पिछले 4 साल से हूँ, और 19-20 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, 20-21 में मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था, और मैंने बैंकिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में भाव से मैंने निभाया है। और एक बात और बता दूं कि जो बातें होती हैं कि सीनियर वरिष्ठ मेंबर को, सदस्य को यहाँ सम्मान नहीं मिलता। मैं 73 वर्ष का हूँ और सदस्य हूँ, और मुझे जो सम्मान मिला है चेंबर ऑफ कॉमर्स में, मैं कोई व्यवसायी नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मेरे को जो सम्मान यहाँ मिला है वो सराहनीय है, और उसके लिए मैं पूरे अपने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का
बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और एक बात बताते लगे हाथ, जो हम बातें होती हैं कि वरिष्ठ मेंबर को, सदस्य को कोई स्थान नहीं मिलता उनको और जो फाउंडर मेंबर थे 20, उनको उनकी याद में वहां पे एक ऑफिस में पटल पे एक बोर्ड स्थापित किया गया। उनके निवेदन करूंगा कि टीआरपी को फिर से एक बार आप मौका दें और हमें काम करने का, हम जो काम कर रहे हैं और काम करने में और बढ़ोतरी होगी। टीआरपी ग्रुप की उपलब्धियां क्या है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट 3 ईयर से टीआरपी ग्रुप है चेंबर में और इन 3 वर्षों में चेंबर की चौमुखी विकास हुई है। कोई भी फ्रंट ऐसा नहीं है जहां कुछ नहीं हुआ हो, सभी फ्रंट पे यहाँ पर विकास हुआ है। वो चाहे मेंबरशिप का मुद्दा हो, चाहे वरिष्ठतम सदस्यों का सम्मान की बात हो। वरिष्ठतम सदस्यों का सम्मान के विषय में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि ये टीम ने जो वरिष्ठतम सदस्यों को जो सम्मान दिया है वो पिछले कोई साल में भी मैं नहीं देख पाया। जो फाउंडर मेंबर थे यहाँ के, वो बोर्ड कहाँ जो गायब हो गया था पता ही नहीं चला। इन्होंने उस बोर्ड को बनवाकर गोल्डन कलर का एक बोर्ड में उस जो फाउंडर सदस्य हैं उन लोगों का वहां पर ये नाम पर सम्मान किया गया। नारी शक्ति के बारे में दयाशंकर जी ने बोला ही है कि नारी शक्ति पहले हम लोगों के चैम्बर में नहीं थी, ये 3-4 साल से ही दिख रहा है। नारी शक्ति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। ट्रेड लाइसेंस का मुद्दा हो, चाहे जो भी नगर निगम का मुद्दा हो, सभी गार्बेज टैक्स है। इसके बाद जो रोड बन रही थी उस समय आप लोगों को ध्यान होगा कि आधा रोड में वो जो साइड में फुटपाथ बहुत ऊंचा कर दिया था, वो ऑब्जेक्शन करके फिर वो नीचे में फिर लेवल किया गया और दूसरा भी लेवल करने की बात चल रही है। इस तरह हर फ्रंट में हेल्थ वर्कर का काम हो, चाहे कोरोना पीरियड में जो काम हो। कोरोना पीरियड में तो इन लोगों ने एक्सीलेंट काम किया है, इतना बिल्डिंग सैनिटाइज करवाया है। उसके बाद जहां भी जरूरत हुआ, जिसके घर में, दुकान में, जहां भी इन लोगों को सैनिटाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट आती थी ये लोग करते थे। और इस तरह में ये थोड़ी बहुत बातें मैं आपके सामने रखा हूँ। वैसे तो लिस्ट काफी लंबी है, इसी के तहत मैं अपना वक्तव्य इसको ठीक करना है। अगर चेंबर की आर्थिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, चेंबर की आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी, इसीलिए तो इस कमेटी ने गए साल जो चेंबर का सब्सक्रिप्शन था वो 60% कम कर दिया। तो चेंबर की आर्थिक व्यवस्था खराब था। वो लोग जब थे तब तो चेंबर का चंदा बहुत बेसी था। अब ये लोगों ने चेंबर का चंदा काफ़ी कमती कर दिया, वो उन लोग को अच्छा नहीं लगता है। आज समझ लीजिए चेंबर को 60 साल हो गया, 60 साल में 57 साल तक मोटा मोटी एक आध परिवार का वहाँ राज रहा है और 650 मेंबर बने थे 57 साल में। और इन लड़कों ने 3 साल में 300 नए मेंबर बना दिए। ये जो 300 मेंबर बने हैं, ये तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, यही लोग मेंबर बने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि चेंबर की कोई आर्थिक अवस्था खराब हो गई है और ये लोगों ने आकर करके चेंबर की कोई मर्यादा भंग कर दी है। मेरा तो अगर उन बंधुओं को यह कहना है कि कृपया लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिए, लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास न किया जाए। इसके कहने के लिए तो मेरे पास में बहुत चीज़ें हैं। एडवाइजर्स का कहीं उल्लेख है ही नहीं। उन्होंने तो स्पष्टीकरण किया, मैं तो ऑफिस में रहा हूँ। चेंबर की कोई भी संविधान में एडवाइजर नहीं लिखा हुआ है, चीफ एडवाइजर लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, कुछ एडवाइजर शुरुआती 2 सालों में हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हम लोग नहीं चाहते थे वो काम करते थे और जो हम लोग चाहते थे उसका विरोध करते थे। तो एडवाइजर बनाया जाता है उनका सपोर्ट से काम को आगे बढ़ाए, न कि उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए। और जब मुझे बताया गया था, चाइना से जब मैं आया था, मेरे को सारी कमेटियों से निकाल दिया गया था कि आपको काम करना है, आपको पोस्ट की क्या जरूरत है। कन्हैयाचार्य जी ने कहा था। आज अगर कन्हैयाचार्य जी ये बोलते हैं और अशोक सराफ जी बोलते हैं कि एडवाइजर में नहीं बनूंगा तो मैं चेंबर में पैर नहीं रखूंगा, आपके समझ बात है।
हमने 3 व्यक्तियों का चुनाव किया था, अशोक शराब जी, कन्हैया सिंह जी और राजू क्याल जी का, जो माइनोट्स में है। कल आप चाहे तो आप देख सकते हैं, हमारे मीटिंग के माइनोट्स में है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए हमें बाध्य किया गया जो कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज के साथ मेल नहीं खाते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पब्लिक में न जाते हुए बहुत सारी बातें भीतर में ही अपने कहीं ना कहीं दबा। पिछले 2 सालों में व्यक्तिगत रूप से मेरी फैमिली पर अटैक क्यों किया गया, मैं आपके सामने रखूंगा। मैं इसके बाद कुछ नहीं करना चाहूंगा। एक सवाल और। चैम्बर कोई भी पब्लिक संस्था नहीं है। चैम्बर अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। चैम्बर अपनी हर मीटिंग, महीना में एक मीटिंग करती है जहाँ पर सारी बातों का डिस्कशन होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चैम्बर में कोई भी डिस्कशन होता है, शाम को रात को दूसरी जगह लीक होती है, और आप लोग के पास क्यों जाते हैं? हमारे चैम्बर में क्यों नहीं आज तक कोई आया? न कोई विरोध हुआ, अच्छा मीटिंग हो चुकी है। काम होता है, चेयरमैन, हर कमेटी के चेयरमैन स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, और जो मैं भी इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन होते हुए स्वतंत्र रूप से काम किया हूँ पिछले 15 सालों में। तो चूंकि उसके चेयरमैन श्री राजकुमार क्याल जी थे और उसके को चेयरमैन श्री ललित झुंझुनवाला जी थे, उन लोगों की सहमति से ये काम हुआ है। और मैं तो उस मीटिंग में प्रेजेंट में नहीं था जिस मीटिंग में ये फाइनल हुआ, उधर था। 2.5 साल में अगर यह 16% से 18% हुआ तो यह 3 साल होने से यह इफेक्टिव में 16% ही आता है। और यह व्यवस्था पिछले कई दशकों से चली आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि अगर आप 20% पे सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप 16% पे सेटलमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये है कोरोना के इस काल में, और जो अभी इक्वेशंस हो गए उसमें ज़्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें और दूसरा उपाय उन्होंने जैसा मुझे बताया चेयरमैन और को चेयरमैन में, क्योंकि वही लोग रिपोर्ट देते हैं। मेरा इसमें या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का इसमें रोल नहीं होता है। वो लोग बताते हैं कि भाई हम लोगों ने ये किया है, कहीं ये माइनस में हमारे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चैम्बर में डिस्कशन होता है। जो रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के होने वाले निर्वाचन के दौरान आरबीसी ग्रुप द्वारा चेंबर के निवर्तमान अध्यक्ष संदीप भालोटिया पर तानाशाही करने तथा अन्य कई आरोपों का खंडन उन्होंने संवाददाता सम्मेलन कर किया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंधकीय समिति के होने वाले निर्वाचन के दौरान आरबीसी ग्रुप द्वारा चेंबर के निवर्तमान अध्यक्ष संदीप भालोटिया पर तानाशाही करने तथा चेंबर में राजनीतिकरण करने तथा अन्य कई आरोपों का खंडन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। संदीप भालोटिया ने अपने ऊपर तानाशाही करने के लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए यह आरोप सरासर गलत है। किसी भी सदस्य को अगर इस बात का प्रमाण कर दे तो मैं चेंबर से ही त्यागपत्र दे दूंगा। वहीं उन्होंने संस्था में राजनीतिकरण करने की बात को लेकर कहा कि बीते 3 वर्ष पूर्व जो चेंबर के सर्वो माने जाते थे, उन्होंने स्वयं मुझे दिखाया कि वह एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है एवं उनके कार्यकाल में एक कार्यक्रम की गई थी जिसमें अंचल के 3 बड़े नेताओं को बुलाया गया था, जबकि स्थानीय विधायक को उस कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया। अतः मुझ पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। यह परंपरा तो पिछली कमेटी से चलती आ रही है। एवं साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में सलाहकार को रखे जाने की बात को लेकर संदीप भालोटिया ने कहा कि चेंबर के संविधान में कहीं भी यह उल्लेखनीय नहीं है कि चेंबर में सलाहकार रखी जाए। पिछले मैं 19 साल से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। बहुत सालों तक एक प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। मैंने देखा, मैं चेंबर को कहीं न कहीं मैं नेगेटिव शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि आज ये मुद्दा उठा इसलिए मुझे बताना जरूरी है। बंगाल में 34 सालों तक जो पार्टी राज की है उसके बहुत क्लोज के एक प्रेसिडेंट हमारे 2 साल प्रेसिडेंट हुए हैं। प्रेसिडेंट रहते उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, जुलूस में पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि चंदा की रिसीप्ट भी काटी थी उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 2 साल पहले हमारे चेंबर के जो सर्वे सर्वा माने जाते थे, उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया था जिसमें रानीगंज में टीएमसी के प्रवक्ता उनको कहा गया था। तब जो मुझे उन्होंने पेपर दिखाया, वो चिट्ठी दिखाई कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूँ, उसके बाद पॉकेट में रख लिया, तब क्या प्रॉब्लम था? 5 साल पहले एक राजनीतिक पार्टी के 3 एमएलए को बुलाया गया था, लोकल एमएलए को बुलाए बिना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बर्दवान से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सीपीएम के आए थे, नाम भूल गया मैं उनका, बहुत पावरफुल थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। और चूंकि मैं 19 साल से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और दूसरी जगह कुछ चीजें हाईलाइट है,
और यही नहीं, हमारे कुछ वरिष्ठतम सदस्यों ने लगातार दिल्ली और कलकत्ता जाके लगातार टिकट पाने की चेष्टा की, बहुत लोगों को इनवाइट भी किया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पिछले 15 साल 10 साल से मैं लगातार सुन रहा हूँ कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के या व्यापारियों को पॉलिटिकल पार्टी कोई भाव नहीं देती है, कोई किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, ताकि हम लोग वहाँ पर जाके नीति नियंत्रणों के साथ काम कर सके, अपनी वेलफेयर के लिए काम कर सके। इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि यह दोहरा व्यक्तित्व क्यों? क्या चूंकि मैं साधारण हूँ, क्या चूंकि मैं कोई भी ऐसा बहुत इजी दिखता हूँ, चूंकि मेरे पीछे कोई बड़ा नाम नहीं है इसलिए मुझे अधिकार नहीं है, और वहां पर बड़ा नाम है, दादा का नाम है, पापा का नाम है, तो मुझे उनको सारा अधिकार है सब कुछ करने का। मुझे समझ में नहीं आता, ये आपके समझ कोई अगर गलत करेगा उसके बाद वही गलती अगर दोहरा जाएगा, ये क्या सही है? ये गलती तो मैं मान नहीं रहा हूँ, चूंकि मेरे सीनियर्स ने लगातार कहा है पिछले 15 सालों में कि हमारे व्यापारियों को राजनीतिक पार्टी मौका दे, और इसमें मैं चैम्बर के भीतर कोई भी काम आज तक नहीं किया हूँ। यहाँ तक कि कोई अगर व्यक्ति आता है तो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर खड़े होकर बात करता हूँ। कोई अगर किसी को पता चले तो मैं आपके हर दंड का भागी बनूंगा, हर दंड का, चाहे मैं प्रेसिडेंट को रहूं या नहीं रहूं। चैम्बर में कोई भी काम आज तक कोई पार्टी का नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, अभी जो कर्म साथी प्रकल्प हुआ था, इसमें बीजेपी के रानीगंज के बड़े नेता को मैंने कई फॉर्म दिया, उनके कई एप्लीकेशंस को मैंने करवाया, और बीजेपी के भी कई नेताओं को रेगुलर हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था और चीज़ों की व्यवस्था देते हैं। कहीं भी कोई बोल नहीं सकते हैं कि उनका अगर कोई आता है, हम लोग चैम्बर में कुछ भी नहीं देखते कौन पार्टी है। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है, देखिए बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है कि चेयर पे बैठ के चेयर पर न्याय कीजिए। अगर आपको लगता है मैंने अन्याय किया है तो आप बोलिए, ये जस्ट इंप्रेशन है कुछ लोगों का। जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ, समझ में नहीं आता। जब आप प्रवक्ता बनते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप चंदा काटते हैं, जुलूस में जाते हैं प्रेसिडेंटों के चैम्बर का, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दूसरी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों जो दिल्ली में पार्टी राज की कई सालों तक, उनकी मीटिंग में हमारे वरिष्ठतम कई सालों तक प्रेसिडेंट रहे तक उन्होंने लगातार मीटिंग अटेंड की, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं करता हूँ कि वो गलत थे, सही थे, लेकिन जो प्रथा चली आ रही थी उसमें कहीं भी ऐसा बनाई नहीं थी कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं साधारण हूँ, कोई बैकअप नहीं है, काम किया हूँ, लोगों का काम करता हूँ, जो कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरता है। 300 लोगों को हम लोगों ने ऐड किया है, जो पहले नहीं ऐड किया जाता था। ये कहीं ना कहीं दंड स्वरूप मुझे ऐसा बोला जाता है। কোথায় প্রবলেম আছে আপনি বলুন। আমাদের একটা তৃণমূলে চলে গেল, জয়েনিং কত মাস আগে হয়েছে? আমার लगभग 6 महीना 6 महीना पहले, 6 महीना में 6 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हो गई है, और कोई भी लेटर कोई दिखाए या कोई भी स्टेटमेंट आप लोग का पत्रकार का दिखाए, आप लोग का पत्रकार है 6 महीने में कोई कुछ बोला? आज इलेक्शन के समय क्यों याद आ रहा आपको? थोड़ा तो शर्म कीजिए। आपका घर का बच्चा काम कर रहा है, आपका घर का बच्चा काम कर रहा है, आपके बच्चे और दूसरे के बच्चे बेकार, ये गलत बात है। संदीप जी, कि आप जो है वरिष्ठ लोग जो पुराने सदस्य हैं उसका आप इग्नोर करते हैं, तो यथोचित सम्मान नहीं देते हैं। देखिए कोरोना काल था, किसी तरह हम लोगों ने 7 महीना 8 महीना काम नहीं किया, मतलब मीटिंग नहीं हुई हमारी, और चैम्बर हम लोग सिर्फ कोरोना के काम के लिए हम लोगों ने लगातार सिर्फ चैम्बर को हम लोग बोलते थे 2 घंटा 3 घंटा के लिए हम लोग काम करते थे। रेगुलर काम हमारा हुआ नहीं, मीटिंग बहुत कम हुई है। और एडवाइजरी कमेटी का जहाँ तक मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइजर्स का कहीं उल्लेख है ही नहीं। स्पष्टीकरण कर ही दिया उन्होंने तो स्पष्टीकरण किया। मैं तो ऑफिस में रहा हूँ, चैम्बर की कोई भी संविधान में एडवाइजर नहीं लिखा हुआ है, चीफ एडवाइजर लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, कुछ एडवाइजर शुरुआती 2 सालों में हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हम लोग नहीं चाहते थे वो काम करते थे, और जो हम लोग चाहते थे उसका विरोध करते थे। तो एडवाइजर बनाया जाता है उनका सपोर्ट से काम को आगे बढ़ाए, न कि उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए। और जब मुझे बताया गया था, चाइना से जब मैं आया था, मेरे को सारी कमेटियों से निकाल दिया गया था कि आपको काम करना है, आपको पोस्ट की क्या जरूरत है। कन्हैयाचार्य जी ने कहा था। आज अगर कन्हैयाचार्य जी ये बोलते हैं और अशोक सराफ जी बोलते हैं कि एडवाइजर में नहीं बनूंगा तो मैं चैम्बर में कल नहीं रखूंगा, आपके समझ बात है। हमने 3 व्यक्तियों का चुनाव किया था, अशोक सराफ जी, कन्हैया सिंह जी और राजू क्याल जी का, जो माइनोट्स में है। कल आप चाहें तो आप देख सकते हैं, हमारे मीटिंग के माइनोट्स में है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए हमें बाध्य किया गया जो
कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज के साथ मेल नहीं खाते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पब्लिक में न जाते हुए बहुत सारी बातें भीतर में ही अपने कहीं ना कहीं दबा के रखी। बहुत दर्द है यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों के समझ नहीं रखना चाहूँगा। हमारे मेंबर्स अगर चाहेंगे मैं जरूर उनके समझ रखूंगा, क्योंकि चैम्बर हमारे मेंबरों के लिए है। ठीक है, हम लोग पब्लिक का काम करते हैं क्योंकि हमारे थीम में है, तो इसका मतलब तो ये नहीं। और एक बात और है, चैम्बर के चुनाव के 10 दिन पहले पिछले 2 सालों में व्यक्तिगत रूप से मेरी फैमिली पर अटैक क्यों किया गया आपके सामने, मैं इसके बाद कुछ नहीं करना चाहूँगा। एक सवाल और है, एक सवाल और है कि जो इस बार मुखिया मजदूर था, चैम्बर कोई भी पब्लिक संस्था नहीं। चैम्बर अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह है। चैम्बर अपनी हर मीटिंग महीना में एक मीटिंग करती है जहाँ पर सारी बातों का डिस्कशन होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चैम्बर में कोई भी डिस्कशन होता है, शाम को रात को दूसरी जगह लीक होती है और आप लोग के पास क्यों जाते हैं, हमारे चैम्बर में क्यों नहीं आज तक कोई आया, न कोई विरोध हुआ। अच्छा मीटिंग हो चुकी है। सुनिए साहब, तो आपको बता दें, मीडिया अगर नहीं रहता तो पूरा बात राजनीतिक में ही दब जाती, फिर तो कोई बात ही नहीं आता। आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातें बाहर चल जा रही है, फिर हमारी बातें बाहर चल जा रही है, तो हम लोगों का आप लोगों ने क्यों बुलाया? आप बार बार बोल रहे हैं मीडिया पर चल जाती है, मीडिया पर चल जाती है। मीडिया का काम सुनिए, खबर वही होता है जिसे दबाया जाता है, खबर का परिभाषा ही यही है। आप कंफ्यूज हो रहे, मीडिया का नाम ही नहीं लिया मैंने, बाहर बोला। अक्सर आपको यह आरोप रहता है कि हमारी बात मीडिया में कैसे चलती है। देखिए, हम लोग हमेशा ही जो बात छुपाया जाता है उसी को निकालने का चेष्टा करते हैं। सब जब आपके अनुसार निरंकुश होकर चलेगा तो फिर तो आप तो निरंकुश हो जाइएगा। हर मीटिंग में डिस्कशन होता है, बकायदा माइनूस जब होता है, तो ये चूंकि कहीं ना कहीं गतिरोध हो गया था और इसमें स्ट्राइक की जो संभावना थी। चैम्बर डिसेंट्रलाइज रूप में काम होता है, चेयरमैन, हर कमेटी के चेयरमैन स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। और जो मैं भी इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन होते हुए स्वतंत्र रूप से काम किया हूँ पिछले 15 सालों में। तो चूंकि उसके चेयरमैन श्री राजकुमार क्याल जी थे और उसके को चेयरमैन श्री ललित झुंझुनवाला जी थे, उन लोगों की सहमति से ये काम हुआ है। और मैं तो उस मीटिंग में प्रेजेंट भी नहीं था जिस मीटिंग में ये फाइनल हुआ। और चूंकि 16 और 18% का जो मुद्दा था, 2.5 साल में अगर यह 16% से 18% हुआ तो यह 3 साल होने से यह इफेक्टिव में 16% ही आता है। और यह व्यवस्था पिछले कई दशकों से चली आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही कि अगर आप 20% पे सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप 16% पे सेटलमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये है कोरोना के इस काल में, और जो अभी इक्वेशंस हो गए उसमें ज़्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें और दूसरा उपाय उन्होंने जैसा मुझे बताया चेयरमैन और को चेयरमैन है, क्योंकि वही लोग रिपोर्ट देते हैं। मेरा इसमें या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी का इसमें रोल नहीं होता है। वो लोग बताते हैं कि भाई हम लोगों ने ये किया है, कहीं भी ये माइनस में हमारे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो चैम्बर में डिस्कशन होता है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ना कोई आरोप लगा। क्यों नहीं आरोप लगा? हर चीज का निदान क्या इलेक्शन के समय होगा, क्यों नहीं आप लोग करते? हमारे पास तो बेहतरीन साधन है। धन्यवाद। और कोई अगर क्वेश्चन? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बीते दिन यानी शुक्रवार से अंचल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। उसी दौरान शनिवार काफी तेज वर्षा होने के कारण रानीगंज के एनएसबी रोड में ड्रेन का पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। वहीं मारवाड़ी हॉस्पिटल के मेन गेट के समक्ष पानी भर जाने के कारण मरीजों को आने जाने में भी दिक्कतें आ रही थी। बीते दिन यानी शुक्रवार से ही अंचल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। काफी तेज हवाएं और आंधी चल रही थी। उसी दौरान शुक्रवार काफी तेज वर्षा हुई, जिसके कारण सुबह में आसमान में काले बादल मंडराते हुए नजर आए एवं अंचल के कई इलाकों में पानी भरता भी नजर आया। वहीं एनएसबी रोड नेताजी स्टैचू के समीप ड्रेन का पानी रास्ते पर उमड़ता नजर आया और सड़क में नाली का पानी भर गया, जिसके कारण वाहन चालकों और आम नागरिकों को काफी परेशानियां हुई। साथ ही मारवाड़ी हॉस्पिटल के मेन गेट के समक्ष भी ड्रेन का पानी भर गया, जिसके कारण मरीजों को आने जाने में काफी परेशानियां हुई। स्थानीय दुकानदारों के संग ही वाहन चालकों और आम नागरिकों की शिकायत है कि नगर निगम द्वारा ड्रेनेज की साफ सफाई सही ढंग से नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है और नागरिकों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर खबर पाकर पूर्व एमआईसी हेल्थ दिवेंदु भगत मौके पर पहुंचकर जायजा लिए और आश्वासन दिया कि रानीगंज बोरोदो में जल्द से जल्द ड्रेनेज की सफाई के लिए बात करेंगे और जल्द से जल्द समस्या का निदान करेंगे। এখানে বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না এবং যারা বেরোতে চাইছে তাদের পা ভেঙে যাচ্ছে, কারণ জুতো ভেঙে যাচ্ছে। যত জলদি এটা সমস্যা সমাধান হয় ভালো হবে। मतलब पानी जमा हुआ है, बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक होना चाहिए। এবং ড্রেনের জল যত সব
রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এবং সবারই পায়ে লেগে এটা খারাপ হচ্ছে এবং প্রচুর দুর্গন্ধ হচ্ছে জায়গায়, দুর্গন্ধ হচ্ছে, ভেতর ঢুকে যাচ্ছে সব দুর্গন্ধের জল। আপনার নাম বলুন। আমার নাম ভীমপাল। কি নাম? ভীমপাল। কোথা থেকে এসেছেন আপনি? আমি এসেছি डोबराना गाँव जामुनी। तो पूरा मोड़ का आदमी देख रहा है, गंदा पानी भर रहा है कितना देर और से ये देर करीब आधा घंटे से भर रहा है। और इसी में हम लोग का पंडित, दुकानदार, माँ बहन लोग कोई मंदिर जा रहा है, सब वही पानी होके जा रहा है गंदा पानी से। शनि महाराज का लोटा पकड़ा हुआ है, वो भी बेचारा ड्रेन का पानी से जा रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं मुझे। क्या है गंद मार रहा है, क्या हो रहा? पूरा गंद मार रहा पानी में। सफाई हो रहा, ये बात नहीं कि सफाई नहीं हो रहा है। अभी मैंने कहा कि 10-15 दिन से सफाई नहीं हो रहा है, उसी कारण से ये पानी बह रहा है, ओवरफ्लो। अच्छा, होने से ऐसा ज़्यादा दिन भी होने से हो सकता है, 10-15 दिन भी होने से हो सकता है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग रखते हैं? तो मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार पौर निगम को ध्यान देना चाहिए इस पर। क्या नाम है? इसके खेतान है यहाँ साफ सुथरा नहीं हो रहा, ड्रेन भरती है, म्यूनसिपलिटी यहाँ सफाई नहीं करने सक रहे। एक सप्ताह से गंदगी पूरा फैला हुआ है। बारिश में हम लोग पार रख के जा रहे हैं, कहीं दुकानदारी कस्टमर भी पार रख के आ रहा है, मंदिर में पूजा पाठ करने भी पानी के ऊपर से जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये बोले हैं रिपोर्टर को कि थोड़ा इसको फैलाइए। और मरवाड़ी हॉस्पिटल के सामने पूरा नाला भर्ती है और पेशेंट भी सब गंदगी में पार रख के जा रहा है। इस तरह तो गंदगी और फैल जाएगा, बीमारी भी बढ़ जाएगा। यही बोलना चाहते हैं। क्या मांग रहा है? मांग रहा क्या बोलना होगा? बोलो। म्यूनसिपलिटी से हम लोग साफ सुथरा का लिए मांग रख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। संतोष राउत। सुविधा का कोई जगह ही नहीं है। आम पब्लिक जिंदगी भर असुविधा में रहा और रहेगा। आज यहाँ 1 MG रोड एक ज़माना में बोला जाता था कि मार्केट इन द हट है, रानीगंज का हट कहलाने वाला जगह में अगर ड्रेन का पानी इस तरफ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पाड़ा ग्राम या छोटा इलाका में क्या स्थिति खड़ा हो सकता है रानीगंज का। अच्छा, ये प्रॉब्लम आप खुद मीडिया हैं, आप पूरा हिंदुस्तान घूरते हैं, मीडिया जो चाहे कर सकता है, मीडिया खुद देख रहे हैं। जो बैठे हुए आप लोगों को क्या असुविधा हो रही है? दुकानदार को असुविधा पूरा स्मेल आ रहा है। एक तरफ लोग बोला कोरोना से बचिए, दिन को 5 बार हाथ धोइए, 2 बार नहाइए, और उस जगह दुकानदार गंदा पानी, ड्रेन का पानी में पूरा चप्पल जूता भिजाते हुए रोड से गुजर रहा है। ये तो दुर्भाग्य क्या बात है। कैसा होता नहीं ड्रेनेज सिस्टम? इस विषय में तो हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम देखते भी नहीं है सफाई अभियान क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन ड्रेन का ये समस्या है, यह साक्षात सबको दिख रहा है। उस विषय में हम बोल सकते हैं यह असुविधाजनक चीज़ है और इस पर बहुत जल्द तुरंत एक्शन होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम संजय खेतान, मैं एक साधारण नागरिक हूँ। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আমরা স্পেশাল ড্রাইভ হিসাবে আমরা প্রত্যেকটি জায়গাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একটা ব্যবস্থা আমরা এর আগেও নিয়েছি এবং স্পেশাল ড্রাইভের আমাদের প্রোগ্রাম এটা চলছে। হ্যাঁ, এখানে একটা হাইড্রেন আছে, সেই হাইড্রেনটাকে পরিষ্কার করার একটা প্ল্যানিং আমাদের আছে। হ্যাঁ, এটা এখন আপাতত চলছে। আর এই সময়ে যে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জন্য এটা জাম লেগেছে। আমি এখনই তৎক্ষণাৎ আমি এটাকে জানার পরে আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে ব্যবস্থা নিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এসে এই জায়গাটাকে পরিদর্শন করেছি এবং এখানে পাশে মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল আছে। এই হসপিটালের এই জায়গাটায় এখানে প্রচুর জল জমে আছে ড্রেনের, সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার আমরা ব্যবস্থা। হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের দাবি স্যার কি ওনারা এসেছিলেন, কিন্তু মেন পয়েন্ট যেখান থেকে এটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেই জায়গাটা ওনারা এখনও খুঁজে বার করতে পারেনি। এই বিষয়টা কী বলবেন? না, আমরা এখানে দেখুন, এটা তো ব্রিটিশ আমলের আগেকার তো তৈরি এই জায়গাগুলো, এইসব তৈরি। তারপরে ড্রেনগুলো সব উপর থেকে এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে। আমরা এখানে ওই জায়গাগুলোকে কেটে ওখানে আমরা লোক লাগিয়ে ওটাকে তাড়াতাড়ি যত দ্রুত সম্ভব আমরা করাবার চেষ্টা করছি। এর জন্য রানীগঞ্জবাসীদেরকে আমি আগাম জানাতে চাই যে কোনো চিন্তা করার বিষয় নেই। এইসব বিষয়ে আমরা তৎক্ষণাৎ এটা স্টেপ নিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা করার পরেই আমি এই জায়গায় এসেছি এবং
5-6 দিনের মধ্যে। হ্যাঁ, এটা কাজ করাতে গেলে 1 সপ্তাহ জমে আছে, সেটাকে আমরা 5-6 দিনের মধ্যে এটাকে পরিষ্কার করা যাবে। তো 3 দিন ধরে এই প্রবলেমটা একটা এখানে রেজ হয়েছে, তো সেই ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা এসেছিলেন, তো ওনারা এসে পরে আশ্বাস দিয়ে গেছেন। আজকেও আমরা ওনাদেরকে কন্ট্যাক্ট করেছি, তো জলটা ওভারফ্লো হয়ে আমাদের এখন মুশকিল হয়ে গেছে কি যে একদম পুরো প্যাসেজ সব একদম ভরে গেছে। আমাদের এখানে পেশেন্ট যারা আছে, পেশেন্ট পার্টিকে নিয়ে যাওয়া অসুবিধা হয়ে গেছে। ছোট ব্যাক সাইডের গেট দিয়ে আমাদেরকে এখন নিয়ে যেতে হচ্ছে, এবং যথেষ্ট দুর্গন্ধপূর্ণ জল একদম ভিতরে ওভারফ্লো করে ভিতরে ঢুকে গেছে। ডাক্তারদের বসার চেম্বারে অসুবিধা হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিকে কন্ট্যাক্ট করার পরে ওনারা বলেছেন যে আজকের মধ্যে এই ম্যাটারটাকে আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি, এবং বিগত 3 দিন ধরে তারাও যথেষ্ট প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন যে এই জলটাকে ক্লিয়ার করার জন্য, এবং যেটা জাম লেগেছে সেই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত ওরা উদ্ঘাটন করতে পারেনি যে জামটা কোন জায়গা থেকে আছেন। এবং যেহেতু এটা পুরনো হাই ড্রেনের ম্যাটার, সেই জন্য এখনও পর্যন্ত ওনাদের নলেজও নেই যে এই জিনিসটা কোথা থেকে এটাকে কীভাবে এটাকে শর্ট আউট করা যায়। তো আশা করি আজকের ভিতরে এটাকে ওনারা ক্লিয়ার করে দিতে পারবেন। ড্রেনেজ সিস্টেমটাতে বলবো না যে ওনাদের তরফ থেকে কোনো রকম গাফিলতি হয়েছে। আমাদের এখানে মুশকিলটা হয়েছে কিছু ফল মার্কেট এখানে যারা রয়েছে তারা রেগুলার এবং প্রতিনিয়ত ওখানে কিছু যে ফলের যেটা পেটি হোক বা আরও কিছু জিনিসগুলো হয় সেগুলো ওখানটাতে জাম করে দেওয়াতে এই প্রবলেমটার একটা তৈরি হয়েছে এখানে। আমার নাম শুভেন্দু আড্ডো, আমি এই হসপিটালের অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोयला तस्करी करने के आरोप में शुक्रवार रात अंडाल के न्यू काजोड़ा इलाके से कुख्यात कोयला माफिया अनुपम माझी के करीबी कोयला व्यवसायी रणधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। कोयला तस्करी करने के आरोप में शुक्रवार रात अंडाल के न्यू काजोड़ा इलाके के कुख्यात कोयला माफिया अनुप माझी के करीबी कोयला व्यवसायी रणधीर सिंह को गिरफ्तार किया सीआईडी की टीम ने। जानकारी के मुताबिक बीते रात न्यू काजोड़ा के रणधीर सिंह के घर पर से ही गिरफ्तार की गई। सीआईडी टीम के अधिकारियों द्वारा शनिवार सुबह अदालत में पेश किया गया। केस नंबर 67/20 369 आईपीसी CMNACT सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पुलिस को 10 दिन के रिमांड पर सौंप दिया। एक तरफ सीबीआई अवैध कोयला के कारोबार से जुड़े कुख्यात कोयला माफिया पर जांच पड़ताल कर रही है, वहीं राज्य सरकार की सीआईडी टीम भी लगातार कोयला माफियाओं पर नकेल कस रही है, जिसके तहत कल रात न्यू काजोड़ा एरिया के रणधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसे 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया। सीआईडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध कोयला की तस्करी के साथ सिंडिकेट के साथ जुड़ा हुआ था एवं वह सहयोगी रणधीर सिंह का था। लाला के साथ कोयला व्यवसाय में जुड़ा हुआ था और वह घनिष्ठ संपर्क था, जिसके कारण सीआईडी रणधीर सिंह से पूछताछ कर लाला तक पहुंचना चाहती है। कारण सीबीआई द्वारा बुलाए जाने पर लाल हाजिर नहीं हुए और अभी तक सीबीआई पकड़ में नहीं आए। ईसीएल के विभिन्न अधिकारियों से भी जांच पड़ताल की गई, जिसमें उठकर आया है कि लाला के साथ रणधीर सिंह के संपर्क थे। इसी के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है सीआईडी टीम के द्वारा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अंडाल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 से संयुक्त मोर्चा गठबंधन यानी कि सीपीएम के उम्मीदवार आशीष घोष शनिवार से प्रचार प्रसार करने में लग गए। अंडाल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 से संयुक्त मोर्चा गठबंधन के उम्मीदवार आशीष घोष ने शनिवार से प्रचार प्रसार आरंभ किया। पहले दिन प्रचार अभियान की शुरुआत बेलबाद, नंबर 10, पड़सिया, कुलडांगा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जावड़िया के जोड़ जानकी गांव तक प्रचार अभियान चलाया गया। बारिश शुरू होते ही वह परसिया स्थित एक चाय की दुकान पर रुक गए। जब बारिश बंद हो गई तो उन्होंने फिर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। आशीष घोष ने कहा कि हमारा दल हमेशा सब समय लोगों के पास खड़ा रहता है एवं उनके लिए कार्य करता है। इस मौके पर जहानारा खान, गौरंगो चैटर्जी, मनोज दत्तो आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे एवं इस मौके पर जिला कमेटी के सचिव गौरंगो चैटर्जी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि
राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमलों की पूरी जांच चुनाव आयोग की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि आम जनता को यह पता चल सके कि असलियत क्या है। শুরু করছি, আমরা যাব, মানুষের সাথে সাক্ষাৎকার করব, আর আমাদের পার্টির তরফ থেকে আমাদের যেসব আমরা ডিমান্ডগুলো রাখছি বারবার, যে কেন এই সময় দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের সংযুক্ত মোর্চাকে সাপোর্ট করার দরকার, কি অবস্থা এই কলিয়ারির, এই যে সামনে গ্রামগুলোতে আমরা যাব, এই কলিয়ারিকে যে বন্ধ করে দেওয়ার পুরো প্রচেষ্টা চলছে, আমরা বারবার দেখছি কোল মাইনিং বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, নিজিকরণ বাণিজ্যিকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, তো এর বিরুদ্ধে একটা লড়াই। আর এই যে কোল মাইনিংগুলো যদি বন্ধ হবে, শুধু কোল মাইনিংগুলো বন্ধ হবে না বা এই জায়গাগুলো বন্ধ হবে না, এর চারিপাশে এই ভিত্তিক যেসব মানুষের জনজীবন, এগুলো সব কিছু বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের যে আয়, ওটা থেকে যেসব আশপাশে গ্রাম আছে সব কিছু সেটাতে প্রভাব ফেলবে। তাই জন্যই মানুষের কাছে বার্তা যে বামেদের যে সরকার, সংযুক্ত মোর্চার যে সরকার, সেটাকে শক্ত করে যাতে মানুষ আসন্ন যে নির্বাচনে বিধানসভাতে পৌঁছক, মানুষের যে আওয়াজ, শিক্ষা, চাকরি, মানুষের এখানে মাথা উঁচু করে বাঁচার এই যে মিশ্র যে পশ্চিমবঙ্গেতে বা জামুরিয়াতেও আমরা যে দেখছি যে বিধানসভা কেন্দ্রে যে কমিউনিটি আছে, সে উর্দুভাষী হোক, যারা হিন্দিভাষী, বাংলাভাষী, সবাই মিলে যে আমরা একসাথে একটা থাকি, এই যে একটা কালচার, সম্প্রীতির যে একটা ভাব, সেটা যেন আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি পশ্চিমবঙ্গতে, যেটার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে এত বছর ধরে জানা হয়। যেন ধর্মের এই যে বিভাজন ঢোকানোর চেষ্টা করছে, এই যে বহিরাগত আর এইসবের যে একটা ডিবেট ঢোকানোর চেষ্টা করছে, এটা যাতে না হয়। আগামী দিন যাতে আমরা সবাই মিলে, আমাদের পার্টি যে প্রস্তাব নিয়েছে, আমরা সবাই মিলে যাতে আমরা নয়া বাংলা গড়তে পারি, যে বাংলায় জাতের নামে, ধর্মের নামে বিভাজন না হয়, সেটারই চেষ্টা। মানুষের কাজ, শিক্ষা, এসব নিয়ে মানুষের সাথে এই সমাজে, এই গ্রামে, চারি এলাকাতে, এখানে যে অঞ্চল, সেখানে যদি শান্তিপূর্বকভাবে বাঁচতে পারে মাথা উঁচু করে, সেটাই। ইতিমধ্যে তো তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা এসেছে, সেই হিসেবে ভোট প্রচার একদম সঙ্গে শুরু হয়েছে। আমাদের কমরেডরা নেমেছে, দেওয়াল লিখন থেকে শুরু করে আমাদের সাক্ষাৎকার এখন শুরু হচ্ছে। ব্যাপারটা আগে পরের নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সাথে থাকার, মানুষের পাশে থাকার। আমাদের কমরেডরা, আমাদের পার্টি লকডাউনের সময় হোক, এত বছর ধরে হোক, মানুষের পাশে ছিলেন। আর মানুষ সেটা জানে যে কারা নির্বাচনের সময় এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, আর কারা সারা বছরের পর বছর মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। তো ব্যাপারটা আগে পরের নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে থাকার। আগামী দিনেও, আর যত বছর ধরে আমরা এখানে আছি, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি, আর আগামী দিনেও সেই যে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে আমাদের ঐতিহ্যটা আছে, সেটা থাকবে। মানুষের যে দরকারে, বিপদে আপদে সবসময় যে আমরা পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি, সেটা মানুষ জানে যে এই লাল ঝান্ডা মানুষের পাশ ছাড়েনি। আর তাই জন্য এই লাল ঝান্ডা নিয়ে আমরা আমাদের যে পরিক্রমা, সেটা শুরু করব। আর এই বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে যাব, যাতে লাল ঝান্ডাকে, সংযুক্ত মোর্চাকে তারা শক্ত করে আগামী বিধানসভাতে পাবে। এখনো পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা। জামুরিয়া আমাদের লাল দুর্গ বলেই পরিচিত। এখানে অলরেডি এখনো পর্যন্ত সিপিএমেরই এমএলএ, তো এই জায়গাতে আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার কনফিডেন্স লেভেল এবং আপনার টেনশন, এই দুটোই যদি আপনি। আমি এটাই বলতে চাই, আমার কনফিডেন্স, আমার কমরেডরা, আমার পার্টি আমাকে মনে করেছে যে এখানে দেওয়া উচিত। আমার কমরেডরা যারা এখানে থেকেছেন, যারা আগের এখানে ইলেক্টেড রিপ্রেজেন্টেটিভ এমএলএ যারা ছিলেন, তারা আমাদেরকে, আমার মার্গদর্শক, আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে কীভাবে এখানে কাজ করতে হবে। তাদের থেকেই আমার হাতে খড়ি, তাদের নিয়ে আমার পার্টি আমাকে এখানে শেখাচ্ছে কাজ। তো কমরেডরা একদম নিশ্চিত, এখানের যে মানুষ আছে জামুরিয়ার, তারা খুবই উচ্ছ্বসিত, তারা নিশ্চিত। তাই জন্য মানুষের লড়াইটাকে কেন্দ্রিক করেই আমাদের আগামী দিনের লড়াই, যেটা হয়ে এসছে, আগামী দিনেও হবে। যে বিরোধীরা তো বহিরাগত প্রার্থী হিসেবে তো প্রচার শুরু করে। আমি পশ্চিম বর্ধমানের মেয়ে, যে ব্যাপারটা আমি বলে দিতে চাই যাতে এই কোয়েশ্চেনটা বারবার না আসে। আমি পশ্চিম বর্ধমানের মেয়ে। আমার বাবা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন, রিটায়ার করে গেছেন। তিনি কলিয়ারি থেকে শুরু করে, বর্ধমান থেকে শুরু করে দুর্গাপুরেও ছিলেন। আমি এখানেই থেকে কাজ করতে চাই, আমি করছি, আর আগামী দিনেও করব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি জামুরিয়ার মানুষের কাছে এসেছি, আর জামুরিয়ার মানুষের পাশে থেকে আগামী দিনেও কাজ করব আমার পার্টির সাথে। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনে
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सीजनी हॉल सभागार में शनिवार पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षक समिति के महकमा कमेटी की ओर से शिक्षकों एवं तृणमूल उम्मीदवारों के बीच निर्वाचन सभा का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सृजनी हॉल सभागार में शनिवार पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षक समिति के महकमा कमेटी की ओर से शिक्षकों एवं तृणमूल उम्मीदवारों के बीच निर्वाचन सभा का आयोजन किया गया। सभा में दुर्गापुर महकमा के विभिन्न हाई स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षक मौजूद थे। सभा के दौरान तृणमूल उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल को जीत दिलाने हेतु शिक्षकों को सहयोग करने की अपील की। सभा में मुख्य तौर से मौजूद तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी, पांडवेश्वर के तृणमूल उम्मीदवार नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र के विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, शिक्षक समिति के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर कलीमुल हक, MIC बिजली विभाग धर्मेंद्र यादव, MIC अंकिता चौधरी सहित समिति के कई सदस्य मौजूद थे। अपूर्व मुखर्जी ने कहा कि समाज को विकसित करने की दिशा में शिक्षकों की भूमिका अहम रहती है। समाज निर्माण में शिक्षकों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। शिक्षक गुरु के समान है। अब शिक्षकों को भी सरकार के सहयोग के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को संघबद्ध होकर जीत दिलाने में सभी शिक्षकों को एकजुट दिखानी होगी।
एवं बाहरी शक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों से समाज के लोगों को जागरूक करना होगा। राज्य में तीसरी बार ममता दीदी के शासन को बनाने हेतु शिक्षकों को नैतिक जिम्मेदारी का पालन करना। একটা একটা করে শিক্ষা যেটা আমাকে নতুন করে আপনাদের কাছে বলতে হবে না, কিন্তু আমি চাই যে দল যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অনেকভাবে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে একটা মিথ্যের বাসা থেকে সামনে রেখে একটা মিথ্যে কথা চুরিকে সামনে রেখে তারা পরিবেশিত হচ্ছে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, আর এসেই কি বলে দিচ্ছেন 200 সিট পেয়ে যাবো। যেখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকে যদি প্রশ্ন রাখি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিরুদ্ধে লড়াই করার যে মানসিকতাকে সামনে রেখে অগ্রণী ভূমিকা কার ছিল না, এই অগ্রণী ভূমিকা ছিল তিনি হাজরা, তিনি নারী জাতি এবং তার মধ্যে যে আবেগ যে ভূমিকা ছিল প্রশ্ন করা হয় যে আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শহীদের নাম বলে যারা করেন সেরকম একজন শহীদের নাম কেউ দিতে পারবে? ওদের একজন আছে মিস্টার সারওয়ারকার নাকি সামেরকার কি নাম, 13 জন আমি গেছি সেখানে দেখতে, দেখে তার মুচলেখাটা শুদ্ধ দেখে এসেছি, তার মুচলেখাটা ওখানে আছে এখনো। সভাপতি রাজীব বাবু, সাধারণ সম্পাদক কলিমুল্লাহ, জাতীয় শিক্ষক, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে অঙ্কিত, যা করেছেন দিদি কখনো দেখতে যাননি। আর একধারে দিল্লি থেকে কানে দুল আর সোনালি চুল করে দেখবেন বিজেপি বেশিরভাগ একদল মানুষ এসছে তারা নাকি বাংলাকে দখল নেবে। আর আমাদের দীর্ঘদিনের সঙ্গী আমাদের গ্রামের কথাতে বলে তেল তুলসী জাতিকে মানুষ করলাম, তারা সংকটদা মঞ্চে আছেন আমাদের বেইমানি করছে। আমি গতকাল দখল নেবে তাদেরকে বলি যে বাংলা দখল নেওয়ার জায়গা নয়। বিশ্বনাথ পারিয়া মহাশয়কে মঞ্চে শ্রী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সম্মানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, আমার সামনে বসে থাকা পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আগত সম্মানীয় শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী, আপনারা জানেন আপনারা কি চাইতে ভালো কেউ জানেন। সুতরাং আমি সেই বিতর্কের দুটো কথা আপনাদের কাছে উত্থাপন করতে চাই। 2019 সাল লোকসভা নির্বাচন সারা ভারतवर्षे होगा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत छोटा दीघरी इलाके में रहने वाले इसको फैक्ट्री के सुरक्षा विभाग में कार्यरत सीआईएसएफ जवान संजय कुंडू का लटकता शव पाए जाने से इलाके में हलचल मच गई। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत सीआईएसएफ जवान के लटकते शव से हीरापुर थाना के छोटागिरी के इलाके में उनके घर में मिली शव से इलाके में खलबली मच गई। शनिवार सुबह उनके पड़ोसियों ने देखा कि उनके आवास पर सीआईएसएफ जवान का लटकता हुआ शव है। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक की पहचान संजय कुंडू के रूप में हुई है एवं वह बांकुड़ा के गंगाजल घाटी का निवासी है। सीआईएसएफ जवान इसको फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए काम करता था। बताया जाता है कि किसी परेशानी के कारण जवान ने आत्महत्या कर ली एवं उसका लटकता हुआ शव शनिवार सुबह छोटा दीघरी इलाके में सीआईएसएफ के आवास से बरामद किया गया। इस घटना पर कोई भी टिप्पणी नहीं मिली उसके अधिकारीगण से एवं इस घटना के पीछे का कारण क्या है यह रहस्यमय रह गया। सीआईएसएफ कमांडर इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। মানে কিভাবে ওনা উদ্ধার হলো? আমি কিছুই জানি না, আমি এসছি জাস্ট। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोई वोट बेकार ना हो जाए इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से शनिवार आसनसोल रविंद्र भवन में सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। एक बात जो मायना हम लोग की
सबको एक जगह भेजे कि जाके बैठक लगाइए और कागज लेके आइए कितने परिस्थिति थी, प्रचार गाड़ी क्या होगा नहीं होगा, उनको संचालन समिति आपको बैठ करके दे दे। बूथ मंडल प्रेसिडेंट रहे शक्ति केंद्र जन के बुला अपना लोग बैठते और मैंने मंडल प्रेसिडेंट जन को बैठते कि भाई सब हो गया आज रानीगंज विधानसभा में इलेक्शन कमेटी जो संचालन कमेटी है उसकी बैठक की गई और उसमें हम लोगों ने बूथ प्रबंधन के विषय पर चर्चा किया है और इसके ऊपर में क्या कार्य नीति अपनाना है उसको हम लोगों ने आज तय किया है। और इसी के साथ हम लोगों ने आगामी जो 26 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियां हम लोग जोरों से कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना का समय है। भारतीय जनता पार्टी 2 मई को जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें रानीगंज विधानसभा का भी नाम विजेता लिस्ट में रहेगा। इसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम की बैठक में कौन-कौन उपस्थित है? आज इस कार्यक्रम की बैठक में हमारे कुछ प्रवासी विस्तारक आए हुए हैं और रमेश कुमार राही जी और गुड्डू घोष जी वो हम लोगों को मार्गदर्शन दे रहे थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। चर्चित कोयला कारोबारी जयदेव खां पर नकेल कसने हेतु शनिवार सीआईडी की टीम दुर्गापुर के विधाननगर स्थित उनके निवास स्थान सप्तसी पार्क पहुंची, जहां जयदेव खां के आसियाना नामक आवासन के 2 फ्लैटों की जांच की। चर्चित कोयला कारोबारी जयदेव खां पर नकेल कसने हेतु शनिवार सीआईडी की टीम दुर्गापुर के विधाननगर स्थित सप्तसी पार्क पहुंची, जहां सीआईडी के अधिकारियों ने जयदेव खां के आशियाना नामक आश्वासन को 2 फ्लैट की जांच करते हुए आवास के सुरक्षा कर्मी सुशांत चैटर्जी संग भेंट की। सीआईडी टीम ने करीब आधे घंटे तक आवासन की जांच पड़ताल करते हुए आसपास के लोगों से जानकारी भी संग्रह की। इस दौरान सीआईडी अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मी को नोटिस देते हुए उसे दोनों फ्लैटों के दरवाजे पर चिपकाने का आदेश दिया। नोटिस में जयदेव खां को 15 मार्च तक कोलकाता भवानीपुर के सीआईडी मुख्यालय में हाजिर होने का उल्लेख किया गया है। सुरक्षा कर्मी सुशांत चैटर्जी ने कहा कि आशियाना आवासन में नई एवं 2 फ्लैट जयदेव खां का है। शनिवार दोपहर करीब आधे दर्जन से अधिक लोग आवासन में पहुंचे थे एवं करीब आधे घंटे तक जयदेव खां के दोनों फ्लैटों की जांच की गई। वहीं दूसरी ओर 15 दिन पहले जयदेव खां के परिवार वाले फ्लैट में रहने के लिए आए थे। आपको बता दें कि कोयला कारोबारी जयदेव खां अंडाल बख्तार नगर इलाके के रहने वाले हैं। पिछले कई वर्षों से जयदेव अवैध कोयला कारोबार संग जुड़े हुए हैं। आसनसोल दुर्गापुर में सिंडिकेट के साथ जयदेव काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। এইটা দিয়ে গেছে না, এটা নোটিশটা তো दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।